आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सामान्य प्रबंधन की इस झंडा सीरीज में। और आज झंडा सीरीज का पार्ट 2 यानी सीरीज नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने फर्स्ट सीरीज नहीं लगाया है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए गए थे। और इस सीरीज में आज हम बात करेंगे उन तमाम प्रश्नों की जो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड लिए गए हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ सफलता ही हमारा उद्देश्य है, विशेष रूप से याद रखिए। और हम सिर्फ आपको क्वेश्चन लगाकर आगे नहीं बढ़ते हैं। इन प्रश्नों के 20 क्वेश्चन हमने टॉप लिए हैं। इसके प्रश्नों के साथ आपको फैक्ट भी मिलेंगे और विशेष रूप से वो पॉइंट और भी बताए जाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले नंबर देखते हैं पहला क्वेश्चन वीडियो का। देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। किसी भी व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या है? अनुकूल परिस्थिति की बात की जा रही है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपके व्यवसाय करने के लिए एक सबसे उचित समय क्या हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, सामर्थ्य, अवसर, संसाधन, या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके सामने। इन 4 ऑप्शन चुनिंदा ऑप्शन है। इन चुनिंदा ऑप्शन में नहीं आपको टिक करना है। देखिए, अगर हम बात करें किसी भी व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या हो सकती है, एक आपके व्यवसाय करने के लिए एक उचित समय क्या हो सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्यों दोस्तों? याद रखिएगा, किसी भी व्यवसाय करने के लिए यानी किसी भी प्रकार का आप व्यापार करने के लिए आप अवसर की तलाश करते हैं, तो विशेष रूप से इससे याद रखेंगे, क्योंकि संसाधन इंपॉर्टेंट नहीं है, विशेष रूप से अवसर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अवसर रहेगा तभी तो आप अवसर का फ़ायदा उठा पाएंगे। क्लियर है? तो ये इस पॉइंट का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे फैक्ट्री कानून। यहाँ पर विशेष रूप से याद रखिए, फैक्ट्री कानून यानी कारखाना कानून कब पारित किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर रहेगा। विशेष रूप से याद रखिएगा, सी ऑप्शन। 1948 में कुछ जो कारखाने खोले जाते हैं उनके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए थे। उन नियम कानूनों के दायरे में कोई भी कारखाना या फैक्ट्री खोली जाती है। क्लियर है? तो 1948 याद रखना है। फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया था दोस्तों? 1948 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चनों को रखा है और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, प्रथम औद्योगिक नीति यानी औद्योगिक नीति को आप आर्थिक नीति के रूप में भी जानते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रूप में भी जानते हैं। क्लियर है? देखिए, पूरे भारत में अगर स्वतंत्रता के बात की हम बात करें यानी 15 अगस्त 1947 के बाद की बात करें, यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर अभी तक भारत में छः आपकी जो औद्योगिक नीति हैं वो घोषित हो चुकी हैं। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन है प्रथम औद्योगिक नीति की, तो याद रखिएगा आज़ादी के बाद 1948 में पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। औद्योगिक नीति की घोषणा पहली बार कब की गई थी दोस्तों? 1948 में की गई थी। विशेष रूप से आपको याद रखना है। और अभी तक भारत में कितनी औद्योगिक नीति लाई जा चुकी हैं? याद रखिएगा, विशेष रूप से 6 औद्योगिक नीतियों की घोषणा हो चुकी है। यानी अगर हम बात करें नई औद्योगिक नीति, जो नई औद्योगिक नीति लाई गई थी अभी, विशेष रूप से याद रखना है 1991 में यानी 1991 में नवीन नीति जारी की गई है औद्योगिक नीति। और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से ये नीति लाई जाती है। क्लियर है? तो विशेष रूप से आपको ये पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक नीति से ही संबंधित है। विशेष रूप से याद रखिएगा, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति से संबंधित है, आपको याद रखना होगा। नई औद्योगिक नीति की घोषणा का प्रमुख क्या उद्देश्य था? देखिए, उद्देश्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो नई औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी उसका क्या प्रमुख उद्देश्य था? तो ये ऑप्शन आपके सामने है, देख पा रहे होंगे आप। एक तो उदारीकरण, और दूसरा दिया है ऑप्शन आपके सामने निजीकरण, और तीसरा ऑप्शन भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं वैश्वीकरण। यानी उदारीकरण विशेष रूप से याद रखिए, लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्राइवेटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और थर्ड नंबर जो है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। यानी कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आप सभी जानते हैं कि 1990 में जो आपकी औद्योगिक नीति घोषित की गई थी वो असफल रही थी। इसके बाद तुरंत अगर हम बात करें 1991 में फिर तुरंत आपकी क्या छठवीं
उद्योग नीति की घोषणा की गई, जो वर्तमान में नई उद्योग नीति के रूप में जानी जाती है। तो इसका उद्देश्य आप विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि उस समय अगर हम बात करें 1990 में की स्थिति की अगर बात करें, भारत की क्या स्थिति थी, क्योंकि उस समय राजस्व घाटा लगातार बढ़ रहा था। इसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारे कारण थे इसको लाने के लिए। 40% हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाता था, विशेष रूप से याद रखिए, क्योंकि 1990 या 1991 की अगर स्थिति की बात करें तो हमारा भारत जो था इकोनॉमी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जूझ रहा था उस समय, इसलिए ये नीति लाने की जरूरत पड़ी। तो विशेष रूप से याद रखिए, है ना। विदेशी व्यापार बहुत ही कम हो चुका था, कृषि उत्पादन कम हो चुका था, इसलिए नई उद्योग नीति की घोषणा 1991 में करनी पड़ी। क्लियर है। और उसका उद्देश्य क्या रखा गया था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, विशेष रूप से आपको याद रखना है। उदारीकरण याद रखिएगा, लिबराइजेशन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा प्राइवेटेशन की बात कर रहे हैं, वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो तीनों पॉइंट आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर एक तो सभी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, भविष्य में क्या करना है उसे पहले से ही निर्णय कर लेना क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, भविष्य में क्या करना है उसे पहले से ही निर्णय कर लेना, ये क्या कहलाता है? यानी भविष्य में, फ्यूचर में हमको क्या करना है और उसका डिसीजन पहले ही ले लेना क्या कहलाएगा? दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर देखिए ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, और सारे ऑप्शन में आप डाउट कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल इसका आंसर दे पाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गौर करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में फोकस करेंगे तभी इनका आंसर दे पाएंगे। देखिए, भविष्य में क्या करना है उसे कैसे पहले से ही निर्णय कर लेना क्या कहलाएगा? दोस्तों याद रखिएगा, प्लानिंग दोस्तों याद रखिएगा, प्लानिंग जिसे आप योजना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? योजना भी बोलते हैं। तो विशेष रूप से पॉइंट याद रखना है आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लानिंग देखिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, सी विल बी राइट आंसर कैसे होगा? देखिए, भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये क्या कहलाती है दोस्तों? नियोजन कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है, इसी को योजना बोलते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना होगा गाइस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रबंधन का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रबंधन, यहाँ पर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि प्रबंधन का प्राथमिक कार्य क्या है। यानी प्रबंधन के लिए एक ऐसा प्रमुख कार्य जो सबसे पहले मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या आता है आपको? देखिए, जो प्रबंधन किया जाता है ना दोस्तों, याद रखिएगा, प्रबंधन भविष्य के लिए किया जाता है, भूतकाल के लिए कभी भी प्रबंधन नहीं किया जाता है। विशेष रूप से याद रखिएगा, प्रबंधन जो होता है भविष्य के लिए होता है, और भविष्य के लिए क्या करते हैं हम? प्लानिंग तैयार करते हैं। लक्ष्य को लेकर, किसी भी टारगेट को हासिल करने के लिए सबसे पहले क्या तैयार करना होता है? प्लानिंग, यानी योजना बनानी होती है। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए आप, सारे ऑप्शन मैंने आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 4 के 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ए बी सी और डी, है ना। नियोजन, संप्रेषण, निर्णयन और अभिप्रेरणा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? याद रखिएगा, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे आप सर कैसे होगा? तो विशेष रूप से याद रखिए, जब भी किसी चीज़ के बारे में मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग करनी होगी। यानी प्लानिंग क्या होती है दोस्तों? आप पूछेंगे अगर सर कि प्लानिंग क्या होती है, तो भविष्य में किसी लक्ष्य या टारगेट को हासिल करने के लिए किया गया चिंतन या मंथन क्या कहलाएगा? आपका प्लानिंग कहलाएगा। सिंपल है। याद रखिएगा, प्रबंधन का प्राथमिक कार्य क्या होता है? नियोजन होता है। इसके बाद सारे पॉइंट आते हैं, संगठन आते हैं, सारे पॉइंट आएंगे आपके, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका नियोजन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, व्यवसायिक पर्यावरण के कौन कौन से आयाम होते हैं? देखिए, व्यवसायिक पर्यावरण के आयाम की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, है ना। व्यवसायिक पर्यावरण के क्या क्या आयाम होते हैं, हमने आयाम पढ़ा है। अगर आप लोगों ने ऑफलाइन पढ़ा है तो बिल्कुल इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्यवसायिक पर्यावरण के हमने 5 आयाम देखा था, लेकिन इसमें तो 3 ही आयाम देख पा रहे होंगे आप। देखिए, आयाम जो है डायमेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो विशेष रूप से याद रखिएगा, आर्थिक पर्यावरण
यानी आयाम का मतलब होता है कि आप ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से घटक हैं, या यूँ समझिए ऐसे कौन से कारक हैं जो पर्यावरण की, यानी यूँ बात करें कि आपके व्यापार को प्रभावित करते हैं। वे सभी घटक या शक्तियाँ या संस्थान क्या करें, आप जो आपके व्यवसाय को प्रभावित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयाम कहलाते हैं। यही तो डेफिनेशन होती है आयाम की। तो यहाँ पर सिंपल आपको याद रखना है कि व्यवसाय के आयाम कौन कौन से हैं। तो हमने व्यवसाय के 5 आयाम पढ़ा है। देखिए 3 तो आप यहीं देख पा रहे होंगे। आर्थिक पर्यावरण, आर्थिक रूप से पर्यावरण क्या है, एक आयाम है। सामाजिक पर्यावरण क्या है, एक विशेष रूप से आयाम है। और कानूनी, तो ये विशेष रूप से याद रखिए, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपकी व्यवसायिक पर्यावरण के आयाम हो जाएंगे, डायमेंशन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर लगाइए आप लोग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कौन सा समन्वय का एक तत्व नहीं है। समन्वय विशेष रूप से हमने बताया ना कि आपको नियोजन के बाद ये सारे पॉइंट आएंगे आपके सब प्रबंधन के कार्यों में। तो कौन सा प्रबंधन समन्वय का एक तत्व नहीं है, यहाँ पर नहीं की बात की जा रही है। याद रखिए समन्वय का कौन एक तत्व नहीं है। देखिए ऑप्शन आप देख लीजिए यहाँ पर। ऑप्शन देखिए सहयोग, अभिप्रेरणा, परस्पर और संप्रेषण। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन है और इसमें राइट आंसर लगाइए आप लोग। देखिए दोस्तों, अगर समन्वय अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये सिंपल लैंग्वेज में याद रख लीजिए। समन्वय मीन्स होता है तालमेल बैठाना। क्या होता है, तालमेल। जैसे कोऑपरेटिव भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग भी बोलते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो यार क्या होता है दोस्तों, तालमेल। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपके देख लीजिए। 3 के 3 ऑप्शन, 4 के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन तो सहयोग है, और दूसरा क्या है, अभिप्रेरणा है, तीसरा पारस्परिक है, और चौथा है आपका संप्रेषण। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें ना, तो सहयोग तो क्या होता है, तालमेल बैठाने के लिए होता है, यानी आपसी सामंजस्य बना रहेगा, सहयोग होगा, है ना। यहाँ अगर हम बात करें अभिप्रेरणा या मोटिवेशन की अगर बात करें ना, तो यही तत्व नहीं है, विशेष रूप से याद रखिएगा। यही क्या है, इसका राइट आंसर होगा, इसका बी विल बी राइट आंसर होगा। कौन सा समन्वय का एक तत्व नहीं है, तो दोस्तों याद रखिएगा बी विल बी राइट आंसर। क्या है, अभिप्रेरणा समन्वय का तत्व नहीं है। सहयोग, पारस्परिकता और ये जो आपका लास्ट पॉइंट दिया है संप्रेषण, ये सारे क्या हैं, आपके समन्वय के तत्व हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट है और काफ़ी बार ये रिपीट भी हुआ है एग्जाम में। अभी इसके पहले के पेपर उठाकर देख लीजिए जिसमें सामान्य प्रबंधन पूछा जाता था, उसमें क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, है ना। इस वीडियो में हमने उन्हीं क्वेश्चनों को रखा है जो एक सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है क्वेश्चन है ना। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर है। और हमने ये जो आपकी झंडा सीरीज शुरू की है, ये झंडा सीरीज तभी थमेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। क्लियर है। इसमें लगभग हमारा टारगेट है कि 500 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे जब तक, है ना। यानी कि डेली बेसिस में अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन या वीकली में अगर 50 के समथिंग क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों को। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही आपको सिर्फ लगाकर टिक लगाकर निकल जाएंगे, नहीं, उसका विस्तार से कॉन्सेप्टली आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रबंध के कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए देखिए विशेष रूप से याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला विशेष रूप से याद रखिएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, पोस्ट कॉर्ब किस प्रबंधकार द्वारा दिया गया है, ये फॉर्मूला किस प्रबंधकार ने दिया है, विशेष रूप से याद रखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस फॉर्मूले को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, विशेष रूप से याद रखिएगा। पोस्ट कॉर्ब फॉर्मूला ये किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो विशेष रूप से आपको याद रखना है। देखिए इस फॉर्मूले का जो है इसका उपयोग एक प्रबंध में किया गया है, और विशेष रूप से याद रखिए एक बहुत बड़े प्रबंधकार हैं जिनका नाम है, विशेष रूप से याद रखिएगा, लूथर गुलेक। लूथर गुलेक एक प्रबंधकार हैं, एक विशेषज्ञ हैं, बहुत बड़े प्रबंधक विशेषज्ञ हैं। इन्होंने एक फार्मूला दिया है, इन्होंने बोला है कि इस अगर प्रबंधन एक मैनेजमेंट एक बेहतर तरीके से करना है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करना होगा आपको। और ये आपको विशेष रूप से याद रखिएगा, जो लूथर गुलेक हैं वो ओसाका जापान के हैं, और इन्होंने ये पोस्ट कॉर्ब जो फॉर्मूला दिया है इसका विस्तार देखिए बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी जगह लेना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला विशेष रूप से याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे, याद रखिएगा। देखिए P4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लानिंग। P4 क्या हो जाएगा आपका, प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर नियोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यानी सबसे पहले आपको प्रबंधन या मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहला जो कदम आपको उठाना पड़ेगा वो नियोजन करना पड़ेगा दोस्तों। नियोजन मतलब एक योजना तैयार करनी पड़ेगी आपको, एक प्लानिंग करनी होगी आपको इसके लिए। क्लियर है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए
इसके अलावा हम बात करें तो विशेष रूप से याद रखिए ओ मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स संगठन, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट एस फॉर क्या हो जाएगा, स्टाफिंग, यानी आपको स्टाफ की ज़रूरत होगी, अपॉइंटमेंट वगैरह करना पड़ेगा आपको, स्टाफ को विभाग वगैरह बनाने पड़ेंगे, है ना। डी फॉर यहाँ पर डायरेक्टिंग की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर मतलब निर्देशन देने वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्लियर है। इसके अलावा सी, यहाँ पर सी ओ एक साथ याद रखना है, सी ओ मीन्स आप याद रखिएगा, और कोऑर्डिनेटिंग याद रखिएगा, है ना। ऑर्डिनेटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, समन्वय जिसे आप तालमेल के रूप में जानते हैं ना, तालमेल बनाना पड़ेगा, आपसी सामंजस्य, अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग स्तर के अधिकारी होते हैं, तो आपसी सामंजस्य और तालमेल बिठाकर चलना होगा, क्लियर है। इसके अलावा हम बात करें आर फॉर, तो आर फॉर रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं। देखिए हर लेवल होता है कंपनी में, अलग अलग प्रकार के लेवल होते हैं, कई स्तर के लेवल होते हैं। लेवलों की अगर हम बात करें तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझाने की कोशिश की थी उसकी, तो अलग अलग लेवल होते हैं और कौन किसको रिपोर्ट देगा ये भी क्लियर करना होता है, क्लियर है। इसके अलावा बी फॉर विशेष रूप से याद रखना है बजटिंग, किसी भी प्लानिंग या योजना को कंप्लीट लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए, यानी लक्ष्य हासिल करने के लिए बजटिंग भी जरूरी है। बजट मतलब पैसा, यानी लेख आय और व्यय जो होता है किसी लक्ष्य को पाने के लिए, बजट भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा है, प्रबंधकार हैं बहुत बड़े, और ये प्रबंधकार विशेष रूप से याद रखिएगा लूथर गुलेक है। कौन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, लूथर गुलेक हैं। ये लूथर गुलेक द्वारा दिया गया ये फॉर्मूला है, प्रबंधक हैं बहुत बड़े। कहाँ के हैं दोस्तों, याद रखिएगा ओसाका जापान के हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किस प्रबंधकार का है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें ये बोला गया है कि जो नियोजन है भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है, यह किसका कथन है, किस प्रबंधकार का कथन है। देखिए पिंजरे की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए क्या है, पिंजरा है। तो देखिए इसके राइट आंसर की अगर बात करें ना, तो ये परिभाषा या स्टेटमेंट समझिए, ये दिया है किसने, एलन ने दिया है, विशेष रूप से याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। एलन जो थे, इन्होंने कहा है कि नियोजन जो होता है, जो प्लानिंग होती है, एक ऐसी नियोजन जो होता है भविष्य को पकड़ने के लिए एक पिंजरा है, विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। ये पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी हाफ ये नहीं 20 क्वेश्चनों को रखा है, 10 क्वेश्चन तक अभी हम पहुंचे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है, नियोजन का प्राथमिक अंग कौन सा है। नियोजन, देखिए नियोजन का प्राथमिक अंग क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि हम भविष्य के लिए क्या करते हैं, लक्ष्य पाने के लिए, बेहतर लक्ष्य पाने के लिए एक प्लानिंग या योजना तैयार करते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, नियोजन भी बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहला प्राथमिक अंग क्या होगा, सबसे पहले, क्योंकि हम प्लानिंग किसकी करेंगे, एक तो उद्देश्य होना चाहिए आपका, उद्देश्य मीन्स लक्ष्य होना चाहिए, तभी तो हम प्लानिंग कर पाएंगे ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नियोजन का प्राथमिक अंग कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि आप किसके लिए नियोजन करेंगे, किसके लिए प्लानिंग तैयार करेंगे, जब तक आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है तो किसके लिए प्लानिंग तैयार करेंगे, किसके लिए बजट बनाएंगे। तो सबसे पहले नंबर में आएगा, अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है तो विशेष रूप से याद रखिए प्लानिंग का फिर वहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्लियर है। तो प्लानिंग यानी मैनेजमेंट, अगर हम बात करें प्लानिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी प्लानिंग नियोजन जो है, नियोजन का प्राथमिक जो अंग है वो आपका उद्देश्य है। तो सबसे पहले उद्देश्य आएगा आपके प्राथमिक अंगों में, हालांकि हम आगे क्वेश्चनों में चर्चा करेंगे अभी और, है ना, इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर प्रथम योजना विभाग अनिवार्य है, यानी प्रथम योजना विभाग, यानी यहाँ पर विभाग की बात कर रहे हैं, यानी विभागों का बंटवारा करना अनिवार्य है। अलग अलग काम स्किल्स के अकॉर्डिंग सौंपे जाने चाहिए कंपनी में। अगर अगर जो अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं, उन लेवलों को अगर हम बात करें, वो जिस क्षेत्र में ज़्यादा स्किल्स रखते हैं, उस क्षेत्र को उस व्यक्ति को पर्टिकुलर उस कर्मचारी को काम दिया जाना चाहिए। ये कथन किसका है, ये पूछा जा रहा है, विशेष रूप से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा है कि प्रबंध योजना विभाग अनिवार्य है, यानी पृथक योजना विभाग अनिवार्य है, यानी अलग से एक विभाग होना चाहिए, एक स्किल्स के अकॉर्डिंग उस विभाग को उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। एफ टेलर, क्लियर है। और विशेष रूप से आप लोग कमेंट करके बताइए कि एफ टेलर का जन्म कहाँ हुआ था, कमेंट में छाप कर बताइएगा आप सभी लोग, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 13 है, आपसे पूछा जा रहा है कि नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि या तकनीक ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों। देखिए नियोजन जो है, नियोजन क्या है आपका, नियोजन जो है भविष्य में झांकने की एक विधि या तकनीक है, टेक्नोलॉजी है या मेथड है। यह कथन किसका है, विशेष रूप से याद रखिए, यह कथन किसका है। तो ये पॉइंट आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको आंसर टिक करना रहेगा। तकनीक की बात कर रहे हैं, तकनीक जहाँ भी आए ऑप्शन आप याद रखिएगा। जैसे तकनीक लगे तो जॉर्ज आर टेरी, यहाँ पर टी आ रहा ना है, टेक्नोलॉजी आ रहा ना, तो विशेष रूप से याद रखिएगा, ऐसे रिलेट करके याद रख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा बिल्कुल एग्जाम में आपकी। नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि या तकनीकी है, यह कथन किसका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये पॉइंट याद रखना है। और यहाँ पर आ रहा है तकनीक या यहाँ पर आ रहा ना, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जॉर्ज आर टेरी है ना, टी टेक्नोलॉजी से याद रख लीजिए। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, 13 नंबर का सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज आर टेरी है ना। जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा है, नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि या तकनीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रबंध द्वारा नियंत्रण का कार्य निम्न के बिना संभव नहीं है। यानी प्रबंध द्वारा जो कार्य है, नियंत्रण का कार्य निम्न के बिना किसके द्वारा संभव नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिए योजना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, प्लानिंग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, भविष्य में क्या करना है उसे पहले से निर्णय कर लेना क्या कहलाता है। सिंपल है दोस्तों, काफ़ी बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को। भविष्य में क्या करना है उसे पहले से ही निर्णय कर लेना क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए आप लोग। भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या कहलाएगा दोस्तों, यही तो प्लानिंग कहलाएगा दोस्तों। यही तो प्लानिंग है, यही तो योजना है आपकी। तो ऑप्शन नंबर क्या, आपके ऑप्शन तो सामने देख पा रहे होंगे आप। भविष्य में क्या करना है इसे पहले ही तय कर लेना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को है ना, भली भांति समझ चुके हैं इसको, पहले भी मैंने समझाने की कोशिश की है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों, उप प्रबंधक किस स्तर का प्रबंधक है। उप प्रबंधक का मतलब आप यूँ समझिए कि असिस्टेंट मैनेजर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर किस प्रकार का प्रबंधक है, किस स्तर में आता है। हमने प्रबंधक के स्तर पढ़ा है दोस्तों, कितने स्तर होते हैं आप सभी जानते हैं। इस पिरामिड की आकृति में मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की थी कि प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। पहला जो स्तर होता है ये उच्च स्तरीय होता है, हाई लेवल, और ये मिडिल यानी मध्य स्तरीय प्रबंध होता है, और इस थर्ड नंबर जो होता है निम्न स्तरीय प्रबंध होता है। 3 स्तर पढ़ा है हमने। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि उप प्रबंधक जो होता है वो किस स्तर का प्रबंधक है। देखिए तो हम अगर सिंपल अगर बात करें तो जितने भी प्रबंधक आते हैं ना आपके, चाहे हम विपणन प्रबंधक की बात करें, चाहे विक्रय प्रबंधक की बात करें, चाहे क्रय प्रबंधक की बात करें, और इसके नीचे जो आपके असिस्टेंट प्रबंधक वगैरह आते हैं यानी असिस्टेंट मैनेजर आते हैं, आपके उप प्रबंधक आते हैं, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, ये आपके आएंगे मध्य स्तरीय के अंतर्गत। तो मध्य स्तरीय प्रबंधक है आपका कौन, उप प्रबंधक। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, याद रखिएगा, पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा। सोपान श्रृंखला का सिद्धांत किसने दिया है, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत किस प्रबंधकार ने दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको दोस्तों। देखिए इसको मैं विस्तार से थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए सोपान श्रृंखला का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत दिया है आपको, विशेष रूप से याद रखिएगा। ये सोपान श्रृंखला जो दी है आपके हेनरी फ्यूल ने दिया है। किसने दिया है, कौन से प्रबंधकार है। तो इसका राइट आंसर तो आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल जो है विशेष रूप से याद रखिएगा, ये इनका जन्म तुर्की में हुआ था, इस्तांबुल तुर्की में 1841 में। कब हुआ था, 1841 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म, 1841 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने दिए हैं विशेष रूप से याद रखिएगा 14 सिद्धांत दिए हैं, 14 थ्योरी दी हैं किसकी, प्रबंध की। प्रबंध के 14 सिद्धांतों की बात की है, उन्हीं में से सोपान श्रृंखला का सिद्धांत प्रमुख है, विशेष रूप से याद रखिएगा। देखिए सोपान श्रृंखला का सिद्धांत क्या होता है, देखिए ये आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एक कंपनी में कई लेवल पर लोग होते हैं, कई लेवल के लोग होते हैं, विशेष रूप से जानते हैं। लेकिन फ्यूल के अनुसार सभी को एक श्रृंखला फॉलो करनी होती है। जो फ्यूल व्यक्ति थे उनका ये मानना था कि सभी को एक श्रृंखला
तय करनी होती है, क्योंकि कई लेवल होते हैं कंपनी में, आप सभी जानते हैं। ये लेवल आप यूँ समझिए कि हमने ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए मैंने ये जो है आपका ये उच्च स्तरीय, आप यूँ समझिए कि डायरेक्टर या फाउंडर बैठा कर रखा है। और यहाँ पर मैंने ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 ये 3 और ये यहाँ पर लिख लीजिए 4 5 6, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें यूँ समझिए कि सबसे अपर में कौन बैठा है, सीईओ या फाउंडर बैठा हुआ है। अगर सोपान श्रृंखला का सिद्धांत ये बोलता है कि अगर आपको डायरेक्ट बात करनी है, यानी कि आप ये वाला जो व्यक्ति है, ये जो कर्मचारी है, डायरेक्ट बात करनी है तो इस लेवल तक पहुंचाएगा, फिर इसको इसमें पहुंचाएगा, फिर इसको इसमें जाएगी। मतलब ये कोई निचला जो व्यक्ति है, कर्मचारी जो भी है, आप सुपरवाइजर वगैरह, डायरेक्ट आपको सीईओ या अगर हम बात करें जो फाउंडर होता है, डायरेक्ट बात नहीं पहुँचाई जा सकती है। लेकिन हाँ, इन्होंने ये भी कहा है कि अगर इमरजेंसी है, कोई किसी प्रकार का आपातकाल है तो समतलीय हो सकता है। विशेष रूप से याद रखिएगा, इमरजेंसी में समतल संपर्क बनाया जा सकता है। समतल का मतलब यूँ समझिए, है ना, कैटेगरी वाइज ये देख पा रहे होंगे, ये होता है आपका समतलीय। क्लियर है? सो आई होप ये समझ पाए होंगे आप। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी फ्यूल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर देखिए, प्रबंध की विशेषता क्या है? प्रबंध मैनेजमेंट की विशेषता क्या है दोस्तों? मैनेजमेंट की विशेषता क्या है? इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था। चलिए फिर भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर और वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए प्रबंधन जो है एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, प्रबंधन कोई एक जगह ही लिमिटेशन नहीं कि इंडिया में ही किया जाता है, इसके अलावा पाकिस्तान अमेरिका वगैरह में नहीं किया जाता है, या किसी एक काम में किया जाता है दूसरे काम में नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है। तो प्रबंधन क्या है? एक प्रकार का सर्वव्यापी प्रक्रिया, ये हो जाएगा। प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मैनेजमेंट किसके लिए करेंगे दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उद्देश्य ही होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, तभी तो हम मैनेजमेंट कर पाएंगे किसी चीज़ का। क्लियर है? प्रबंधन एक अमूर्त प्रक्रिया है। देखिए मैनेजमेंट कभी दिखाई नहीं देता दोस्तों, याद रखिएगा। मैनेजमेंट क्या है? अमूर्त प्रक्रिया है। बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा। तीनों के तीनों ऑप्शन राइट हैं, यानी कि प्रबंधन की तीनों की तीनों विशेषताएं हैं ये। प्रबंधन अमूर्त प्रक्रिया है, प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, सर्वव्यापी प्रक्रिया है। अमूर्त मतलब यूँ समझिए कि प्रबंधन दिखाई नहीं देता है, विशेष रूप से याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए तो इसका क्या आंसर लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है। देखिए मूल प्रबंधकीय कौशल क्या है? तो इसका राइट आंसर लगाइए फटाफट। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो निरीक्षण हो जाएगा, प्रेरित करना हो जाएगा, उत्प्रेरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए यहाँ पर वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सिंपल समझिए, हमने पढ़ा था 1991 में, ये जो आपकी पॉलिसी आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें कहा गया था ग्लोबलाइजेशन के बारे में, है ना। एलपीजी विशेष रूप से याद रखना। देखिए उसका उद्देश्य क्या था आपका, विश्व भर में क्या मतलब होता है इसका? विश्व भर में निम्न आय, वैश्विक ताप और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना। विशेष रूप से याद रखिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है वैश्वीकरण? देश की अर्थव्यवस्था यानी विदेशों के लिए अर्थव्यवस्था के लिए खोले, यानी देश की अर्थव्यवस्था से विदेशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ना, यही प्रमुख उद्देश्य होता है। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना भी आप इसका उद्देश्य होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टॉप 20 क्वेश्चन और अदर फैक्टों को भी कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। और जी हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि ये जो झंडा सीरीज है ये यूँ थमने वाली नहीं है, ये आपके एग्जाम तक चलेगी। और हमने जो वादा किया आपसे 500 क्वेश्चनों का, ये 500 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। क्लियर है? चलिए तो मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।